हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गई हूँ आज फिर एक नया चैप्टर लेके। और मैं क्या, मेरे साथ आ गए हैं एक क्यूट से प्यारा से पांडा। और ये आजकल हमें अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। आज हमें ये बेसिकली एक मज़ेदार सा प्ले दिखाने ले जा रहे हैं। ठीक है, प्ले जो है वो है आपके बीहाइव चैप्टर का जो लास्ट आप लाइक 11th जो प्ले है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा प्ले है, थोड़ा सा थ्रिलर है, थोड़ा सा सस्पेंस है उसमें, और मज़ेदार सा थोड़ा सा डार्क अंडरटोन है, लेकिन है बहुत मज़ेदार और आपको बहुत कुछ उससे सीखने मिलेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीहाइव, जो आपकी मेन रीडर है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो इफ़ आई वर यू की हम बात कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार डगलस जेम्स के द्वारा लिखा हुआ ये प्ले है, जिसमें काफ़ी सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स इस प्ले के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप बात करते हैं ना डगलस जेम्स की भी, तो डगलस जेम्स मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश निवासी थे वो, एंड ही वॉज अ ब्रिट मैन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कॉलोनियल पावर के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि वो कॉलोनियल सर्विसेज में थे। कॉलोनियल सर्विसेज मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया जो थी वो ब्रिटिश ध्वज के अधीन हुआ करती थी, राइट। आप जब कहा करते थे ना कि अंग्रेज़ी साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता, ये वो वाला टाइम था। ठीक है, और ये अपने आप में काफ़ी अच्छी फैमिली को, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग भी करते थे। और इन्होंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी जगहों से की, वेस्टमिनिस्टर से की, और इन्होंने उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने कॉलोनियल सर्विसेज ज्वाइन की और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे रहे, मतलब सेक्रेटरी रहे, कई जगह इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया। और फाइनली आप कह सकते हैं कि ही रोज टू दी पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ, जो कि गवर्नर जनरल थे ना। जैसे हमारे यहाँ अगर आप कमांडर इन चीफ या गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो जैसे आप अगर आपके दिमाग में नाम जो आते हैं वो बहुत सारे नाम आते हैं। आपके दिमाग में लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, काफ़ी सारे नाम आते हैं। वैसे ही ये ब्रुनोई के गवर्नर जनरल हुए, और उसके बाद वहाँ आप कह सकते हैं सर्विसेज इन्होंने की। और उसके बाद इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही, मतलब हमारे टाइम पर अगर आप ये समझते हैं टाइम लाइन में, तो तकरीबन लेट 40s में, मिड 40s में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, बहुत एक्सपोजर था, सब कुछ था, और राइटिंग का बहुत शौक था, लिखा बहुत कुछ है, तो ये प्ले उनमें से एक है। ठीक है, तो अगर डगलस जेम्स के बारे में बात आती है तो आपको ये सब पता चल जाता है। उनकी राइटिंग स्टाइल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करती है, वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ये जो स्टोरी है इफ़ आई वर यू, एक स्टोरी है जब आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और ये एक्चुअली दो लोगों पर पूरा अगर आप करते हैं तो सेंट्रल जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें, वो जिरार्ड करके एक एक्टर रहते हैं, उनके ऊपर है। और एक इंट्रूडर का है, घुसपैठिया, जो उनके घर में घुस जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है ना, कि एक आदमी जो है यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आदमी है उसको अंदर से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दो लोगों के संवाद के ऊपर, उनके कॉन्वर्सेशंस के ऊपर, और किस तरह से वो कोई डील स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर का प्ले है, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि वन शॉट है। वन शॉट का मतलब क्या होता है? वन शॉट में हम किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से समझ लेते हैं, राइट। हर जो एजुकेटर है उसका अपना तरीका होता है वन शॉट को लेने का। मेरा तरीका ये है कि मैं पूरी की पूरी समरी के तौर पे उसको नहीं समझती या नहीं समझाती आपको। मैं पूरा चैप्टर या पूरा प्ले जो भी है, हम उसको पूरा ले लेते हैं, पूरा प्रोज ले लेते हैं, या पूरी पोएम में पोम जैसा आप कहते हैं उसको ले लेते हैं, और हम उसको फुल लेंथ कवर करते हैं। फुल लेंथ कवर करते हैं मतलब पूरा पढ़ लेते हैं A to Z। तो उससे क्या होता है कि उसमें कोई भी लूप होल्स नहीं बचते, है ना, कोई भी डार्क एरिया नहीं बचता कि जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज या जानकारी नहीं है। द बेस्ट वे टू रीड लिटरेचर इज कि आपका जो उसका मेन टेक्स्ट है आप उसको पूरी तरह पढ़ लीजिए। फिर क्या होता है कि फिर उसमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर आएगी, पूछी जाएगी, तो आप बिल्कुल ब्लैंक आउट नहीं होंगे कि ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जब आप सिर्फ समरी पढ़ते हैं ना, तो कई बार ये स्कोप रहता है आपके पास कि कुछ चीज़ें डार्क में छूट जाती हैं और आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। ऑफकोर्स उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं, ताकि हमारा पूरा चैप्टर होलिस्टिकली, जिसको हम कहते हैं चारों ओर से हम उसको कवर कर लें। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, आ जाते हैं फटाफट अपने चैप्टर पे। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं प्ले, तो प्ले के साथ क्या होता है कि प्लेज स्टेज पे किए जाते हैं, है ना। प्लेज जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह में अलग है, लेकिन उसको नॉर्मली वो थिएटर के लिए बनते हैं, या आपको मालूम है एक स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पे बनते हैं। तो उसमें सीन्स होते हैं, एक्ट होते हैं, है ना। पहला एक्ट है, सेकंड एक्ट है, थर्ड एक्ट है, उस तरह से। और एक सीन पूरा
सेट किया जाता है स्टेज के ऊपर, जब पर्दा, जब कर्टन्स जब हटते हैं और फिर कर्टन्स डलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि कर्टन्स जब खुलते हैं प्ले के, तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई एक सीन जो है वो मतलब किस तरह का सेटअप है, किस तरह का सीन ड्रॉ किया गया है, हम वो समझ लें पहले। स्मॉल कॉटेज इंटीरियर दिखाया गया है, ठीक है, और वहाँ पे दिखाई गई है कि एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं पीछे एक एंट्रेंस है उसमें, जो कि जिसके ऊपर कर्टन भी हो सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, द फर्नीचर इज सिंपल, ठीक है। अगर आपको एक पता चलती है कि एक एंट्रेंस है पीछे की तरफ, एक जो डोर है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे है, जो कि ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि वो यूजफुल डोर है, ज़्यादातर वहाँ से लोग एंटर होते हैं, ठीक है। फर्नीचर जो है सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, चेयर रखी गई है, एक या दो चेयर्स हैं, दीवान है, और अप स्टेज ऑन द राइट, ठीक है, द टेबल इज ऑन द टेलीफोन। अब आपको एक बहुत जनरल एक सेटअप समझ में आ रहा है एक छोटे से कॉटेज का, जिसमें आप कह सकते हैं कि दो दरवाजे हैं, दो एंट्रेंसेस हैं, एक पीछे की तरफ है जिसमें कर्टन है, एक आगे एक लेफ्ट साइड को है जो कि आपको लगता है कि प्रैक्टिकल डोर है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होगा। फर्नीचर जो है बहुत सिंपलिस्टिक है, मतलब उसमें आप एक बात कर सकते हैं, एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है लेफ्ट पे, दो तीन चेयर हैं, दीवान रखा हुआ है जो कि राइट तरफ है, और आप कह सकते हैं टेबल जो है उसके ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सेटअप आपको नजर आ रहा है। नाउ When the curtain rises, अब कर्टन जो है राइज करता है तो उसमें क्या होता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। अब वो जो टेबल है जहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, जेरार्ड आपको पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है उसकी एंट्री हो गई है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट की एंट्री हमारी हो गई है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर होता है, हीरो होता है मैं उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट की एंट्री हो गई है। अब वो कहाँ पे खड़ा है, टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। अब वो फ़ोन कॉल के पास खड़ा है, टेबल के पास, और वहाँ से वो फ़ोन कर रहा है। उसकी हाइट जो है वो मीडियम हाइट है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। अब यहाँ पे उसका बेसिकली स्केच दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जेरार्ड का स्केच दिया जा रहा है, और वो किस तरह के पहना है, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहना हुआ है, ठीक है, लाउंज सूट में है और लंबा कोट पहना हुआ है वो, और उसकी वॉइस जो है वो कल्चर्ड है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी है, सभ्य आदमी है। लाउंज पहना हुआ है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है जो हाउस कोट जैसा होता है वो, और उसकी आवाज़ जो है काफ़ी कल्चर्ड है, मतलब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा आदमी है। जेरार्ड कहता है फ़ोन पे, ठीक है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, येस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट हो, गुड बाय। अब वो क्या बात हो रही है, मतलब कहीं से फ़ोन आया है और प्रॉब्ली वो ये कह रहा है कि उसको कहीं पहुंचना है या कहीं जाना है, ठीक है। अब जिस भी आदमी से वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, ऑफ कोर्स हमें एक ही साइड का कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रहा है, ठीक है। उस पर वो कहता है कि ठीक है, उनसे कहिए, जो भी हैं उनसे कहिए कि मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर ले, और आई मस्ट नो, येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन पक्का नहीं है अभी, है ना, कंफर्म नहीं है, डोंट काउंट ऑन दैट, मतलब आपको इसका ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं रुकूँ भी, हो सकता है मैं चला भी जाऊँ, ठीक है। इन अबाउट 10 minutes, फिर सामने वाले ने कुछ कहा होगा, इसका जवाब हमने दिया कि हाँ 10 मिनट के अंदर, फिर कहते हैं ठीक है, ओके बाय, सी यू, है ना। ये कॉन्वर्सेशन है जो एक तरफा हमें समझ में आ रही है। नाउ ही पुट्स डाउन द फोन, अब क्या होता है, फ़ोन उन्होंने नीचे रखा, एंड गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट where there is a travelling bag and starts packing. While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard's enter from the right, silently, revolver in hand. अब आपको यहाँ पे अब पता चलता है आपको कि अब क्या हुआ कि उन्होंने फ़ोन रखा, ठीक है, सेटअप क्या है, दीवान रखा हुआ है राइट पे, आपको मालूम है, और दीवान के ऊपर ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है जहाँ पे सामान वामान जो है वो पैक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब वो जैसे उसमें इंगेज है, जब वो अपना सामान वामान जो है वो सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, ही इज़ बिजी इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एक आदमी जो कि तकरीबन सिमिलर बिल्ड का है, मतलब मीडियम हाइटेड है, बिल्कुल जेरार्ड की तरह ही, वो एंटर करता है, ठीक है, राइट से बहुत साइलेंटली, धीरे धीरे आता है, और रिवॉल्वर इन हैंड, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है दैट ही मीन्स नो गुड इंटेंशंस, राइट। रिवॉल्वर लेके वो एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो या तो थीफ हो सकता है, या बर्गलर हो सकता है, या इंट्रूडर हो सकता है, या कोई हो सकता है जो किसी, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अ पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इज़ नॉट ऑन द फ्रेंडली टर्म, सामने वाला जो है
है, या तो चोर घुसपैठिया हो सकता है, डकैत हो सकता है, या किसी मर्डर के या खराब इरादे से एंटर हुआ है, ठीक है। नाउ ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। वो फ्लैशली ड्रेस्ड है, लाइक ये बहुत सिंपली ड्रेस्ड था, वो फ्लैशली ड्रेस्ड है, मतलब बाकायदा ओवरकोट पहना हुआ है वो, और एक हैट पहना हुआ है, सॉफ्ट हैट पहना हुआ है, ठीक है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड द साउंड जिरार्ड टर्न्स क्विकली। अब वो क्या होता है, बम्स मतलब इंटेंशनली नहीं, जानबूझ के नहीं, लेकिन वो चलते चलते टेबल से जैसे आदमी टकरा जाता है ना, तो टकरा गया, ठीक है, और उसमें एक्सीडेंटली हो गया, टेबल से वो टकरा गया, और जिरार्ड जो है जैसे ही साउंड आया कि भाई कोई टकराया है, पीछे आदमी पलट के देखता है, तो जिरार्ड जो है वो पीछे घूम के पलट के देखते हैं। जिरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, अब वो नाम नहीं आता, ठीक है, प्लेजेंटली कहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्लेजेंट है वो, मतलब वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, अब वो बोल के रुक जाता है। इंट्रूडर, जो आदमी आया है उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। इंट्रूडर कौन होता है, घुसपैठिया जो बिना आपकी परमिशन के इंट्रूड करता है, आ जाता है आपकी स्पेस में एंटर करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रूजन। तो आता है इंट्रूडर। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप, ठीक है। वो क्या कहता है, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई ये जान के कि आपको मुझे देख के आप प्लीज़ हैं, आपको खुशी हुई, लेकिन आप बहुत लंबी ये खुशी महसूस नहीं करेंगे। पुट दोस पॉज अप मतलब बेसिकली जब हम कहते हैं रेज योर हैंड, या हाथ खड़े करो, तो एक जनरली जैसे हम डॉग्स के पॉज होते हैं ना, उस सेंस में उसने कहा कि अपने हाथ जो है ऊपर करो। जिरार्ड, दिस इज़ वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट कहता है ये बहुत मेलोड्रामेटिक है, मतलब ओरिजिनल नहीं लग रहा है, लेकिन इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड नॉन कैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, जिरार्ड कहते हैं। अभी तक मतलब कॉन्वर्सेशन जो है बहुत लाइटर टोन पर चल रही है, परहैप्स इस कॉन्वर्सेशन से इनिशियली हमें ये भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि दैट पर्सन वॉज नॉट कम्प्लीटली अ स्ट्रेंजर, राइट, वो बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि ऐसा आदमी नहीं था जिसको एक्सपेक्टेड नहीं था, या बिल्कुल ही अननोन व्यक्ति नहीं था, राइट, ये हमें कॉन्वर्सेशन से समझ में आ रहा है। और जिरार्ड के बारे में हमें एक और चीज़ समझ में आ रही है कि प्रोबेबली वो शायद कोई एक्टर होगा, या कोई कोई सी रोल्स या रिहर्सल्स या इस तरह का कुछ करता होगा, क्योंकि जब सामने वाले ने कहा दैट आई एम ग्लैड दैट यू आर प्लीज टू सी मी बट यू वोंट बी प्लीज फॉर वेरी लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप, तो उसका मतलब वो क्या कह रहा है, उसको लग रहा है हाँ ये ठीक है, बढ़िया है लाइन, लेकिन थोड़ी सी मेलोड्रामेटिक नहीं है ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी लाइक थिएट्रिकल, थोड़ी सी मेलोड्रामेटिक है, ओरिजिनल नहीं लग रही है परहैप्स। तो मतलब उसको क्या लग रहा है कि शायद ये किसी सीन का या थिएटर का या किसी उसका डायलॉग है, ठीक है। तो वो कहता है इंट्रूडर ट्राइंग टू काम एंड अब बात करते करते रुक गया कि भाई काम डाउन हो, तो वो कहते हैं नॉन कैलेंट इज द वर्ड आई थिंक। तो कहते हैं अच्छा नॉन कैलेंट ऑप्शन, नॉन कैलेंट इज द वर्ड, जो आप शायद मिस कर रहे हैं ना, कर रहा था वो, तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नाउ इंट्रूडर, thanks a lot, you'll soon stop being smart, I'll make you crawl, I want to know a few things, see। वो कहते हैं ओके ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है ना, ये जो तुम्हारी होशियारी ना ये अभी कुछ दिन में निकल जाएगी, कुछ देर में, ठीक है, मैं बेसिकली तुम्हें घुटनों पे ले आऊँगा और मुझे तुमसे कुछ चीज़ें जाननी है, ऑलराइट। जिरार्ड कहते हैं एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो कहते हैं ठीक है बिल्कुल, आप जो कहना चाहें, आप जो पूछना चाहें, मेरे पास सब चीज़ों के जवाब हैं, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन, ये हमारा संवाद जो है ये आगे बढ़े उससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा, मतलब मैं उतना आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ इस उसमें पोजीशन में, सो लेट मी चेंज माई पोजीशन, इस तरह की बात हुई। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस टू द चेयर एंड sits himself on the divan by the back। अब क्या होता है, अब इंट्रूडर जो है वो कहता है सिट डाउन देयर, वहीं के वहीं बैठ जाओ, ठीक है, कोई फनी बिजनेस नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है ये। और वो क्या करता है, मोशंस टू द चेयर और सिट्स हिमसेल्फ ऑन दीवान बाय द बैक, दीवान के साइड में जो खुला हुआ बैग है उसके साइड में बैठ जाता है। नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। और अब हम एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा संक्षिप्त में छोटी सी कोई बात कर लेते हैं आपके बारे में, ऑलराइट। नाउ Gerard, at last a sympathetic audience। वो कहता है
एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब कम से कम मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस तो मिला जो मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड व्हाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन द लोनली एसेक्स कॉटेज. हाउ कहते हैं ठीक है, मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ. फाइनली मुझे कोई तो मिला जो मुझे सुनने वाला है. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बचपन में जब मैं बच्चा था तो मुझे जो 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 बंजारे लोग होते हैं, जिप्सीज होते हैं, उनके द्वारा चुरा लिया गया था. मैं वो मुझे अगवा करके ले गए थे. फिर कैसे आज की डेट में जब मेरी उम्र जो है वो 32 साल का है और 32 साल का हूँ मैं, और क्यों मैं आज भी अकेले इस एसेक्स कॉटेज में रहता हूँ, और वो फाइनली अपनी पूरी राम कहाँ था जो है उसको बताने लगते हैं. इंट्रूडर, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. यू लिव हियर अलोन, व्हाई डू यू? तो कहते हैं अच्छा हेलो, ये इतनी बातें नहीं सुननी है, ठीक है. ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी ये अपने तक रखो. मुझे सिर्फ उन सवालों का जवाब चाहिए जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है. क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? ठीक है. अब जिराज, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. तो कहते ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझे बता रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे. आपकी आवाज़ जो है उसमें एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया. उसमें क्वेश्चन जो था इन्फ्लिक्शन का था, आपकी वॉइस जो है थोड़ी सी अनफेमिलियर है. Now, intruder with emphasis, do you live here alone? तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? And if I don't answer, अगर मैं जवाब ना दूँ तो इंट्रूडर कहता है you've got enough sense not to want to get hurt. तो कहते हैं इतने अक्लमंद आदमी तो तुम हो कि तुम्हें मालूम है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें हर्ट होगे तुम, राइट? हर्ट होगे मतलब मैं तुम्हें मारूंगा, एग्जैक्टली, राइट. जिरार्ड, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. तो थोड़ा फिलोसफिकल आंसर देता है वो, ठीक है. कहता है मुझे लगता है कि गुड सेंस जो है, अच्छा सेंस आप कह सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी में है कि आप अगर जबरन का कोई पेन या तकलीफ़ कोई हो तो आप उसको अवॉइड करिए, या अगर आप उसको किसी तरह से टाल सकते हैं तो आप उसको टालिए, rather than the desire, rather than the इच्छा कि आप उसको टालना चाहते हैं. क्या लगता है आपको मिस्टर? तो वो कहता है नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिरार्ड. व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तो कहते हैं मेरे नाम की फ़िक्र मत कीजिए, मुझे आपका नाम ज़्यादा बेहतर लगता है मिस्टर जिरार्ड. एंड व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम? आपके बाकी क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं? इंट्रूडर, विंसेंट चार्ल्स. तो वो कहता है विंसेंट चार्ल्स. इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार? जिरार्ड, नो. Intruder, that's a lie, you're not dealing with a fool, I'm as smart as you and smarter and I know you run a car, better be careful, wise guy. तो कहते हैं क्या तुम कार चलाते हो? तो वो कहता है नहीं. तो कहता है वो झूठ मत बोलो मुझसे, ठीक है ना. मैं स्मार्ट हूँ, जितने तुम स्मार्ट हो उतना ही स्मार्ट हूँ, बल्कि तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ मैं, ठीक है. तो तुम किसी बेवकूफ़ आदमी से यहाँ डील नहीं कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो, ऑलराइट. तो जबरन होशियारी मत दिखाओ, ठीक है, ज़्यादा होशियार. तो जिराज, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? तो कहते क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ ये एक बहुत अच्छा इमिटेशन, ये ना नकल कर रहे हो बहुत अच्छी. लिसन, दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स. तो कहता है सुनो, ये जो हाथ में मैं गन पकड़ा हुआ ना, ये खिलौना नहीं है, ठीक है. मैं तुम्हें बिना मारे हुए भी तुम्हें बहुत बुरी तरह घायल कर सकता हूँ, और मुझे जितने मेरे आंसर्स हैं मुझे सारे आंसर्स मिल सकते हैं. Gerard, of course, if you put it like that, I'll be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage around the corner. तो कहते ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, फाइन, डन. तो मैं तुम्हें अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, मैं आपको बहुत ग्लैडली असिस्ट कर देता हूँ, बिकॉज एज आई सेड कि आप जैसा आप कह रहे हैं कि आप मुझे हर्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं, तो मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास कार है जो कि गराज में खड़ी रहती है. But that's better. Do people often come out here? Now, intruder दूसरा सवाल पूछता है कि क्या ये बेटर है, ठीक है, कि अब तुम पॉइंट पे आ रहे हो, सीधे सीधे लाइन पे आ रहे हो, बता रहे हो मुझे, क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं? जिराज, very rarely. Surprisingly few people take trouble to visit me. There's a baker and the green grocer, of course, and then there's a milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself.
कहता है हार्डली, बहुत ही कम, बहुत ही नाम मात्र को कोई आता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता मुझे विजिट करने। बहुत ही जो मीनियल जिनका आप कह सकते हैं कि काम है, जिनको आप कह सकते हैं कि कोई बेकर, अगर बेकर है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे खाना होता है तो मुझे ब्रेड वगैरह चाहिए होती हैं तो वो लेके आ जाता है, या कोई ग्रीन ग्रॉसर जो कि ग्रीन सब्जियां वगैरह है वो ले आता है, या फिर जो दूध वाला है वो दूध ले आता है। लेकिन ये रेगुलर लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे आते हैं, पर कोई भी इनमें से उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि आप हैं, राइट। नाउ इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। कहते मुझे ऐसा पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल, यू नेवर seems to meet ट्रेड्स पीपल। Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. तो कहता है वो अभी तक भी ही इज़ वेरी लाइट, मतलब वो अभी भी घबरा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कि वो घबरा गया। ही इज़ स्टिल वेरी काम एंड वेरी कंपोज एंड वेरी यू नो वेरी वेरी काइंड ऑफ वेरी टेकिंग इट क्वाइट ईजी। ऑफ कोर्स ही मस्ट बी स्कैर्ड समहाउ रिवॉल्वर देख के, लेकिन वो ऊपर शो नहीं कर रहा है। ही इज़ वेरी सटल, लाइक ही इज़ वेरी कूल ऑन द सर्फेस, राइट। और वो कहता है ओह तो आपने बहुत मुझे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है मेरे बारे में सब कुछ जानने के लिए, आपने काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल जो है आपने लिया है मेरे बारे में जानने के लिए, ठीक है। और जबकि आप इतना कुछ मेरे बारे में जानते हैं तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ खास कुछ है नहीं और बताने के लिए। आप मुझे कुछ अपने बारे में क्यों नहीं बताते? अभी तक आप बहुत मॉडेस्ट रहे हैं, आपने अपने बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो अभी तक मतलब मॉडेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि आप उसको वो एक तरह से उसको सरकास्टिकली कमेंट कर रहा है कि आप बड़े मॉडेस्ट हैं और आप सब कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो कुछ अपने बारे में बताइए। जैसे हम कोई आता है मेहमान तो हम बात करते हैं ना, डिस्कशन होता है, वैसे मतलब बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा है वो बहुत ईजिली। इंट्रूडर, I could tell you plenty. You think you're smart, but I'm the top of the class around here. I've got brains and I use them. That's how I've got where I have. तो कहता है ओह तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्मार्ट हो, है ना, कि तुम मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और मैं उसमें आ जाऊँगा। ऑलराइट, तुम्हारे पास मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, और तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट जो है वो मैं हूँ। ऑलराइट, और मैं बेसिकली मेरे पास दिमाग है जिसका मैं इस्तेमाल भी करता हूँ और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नाउ Gerard, and where precisely have you got? It didn't require a great brains to break into my little cottage. और कहते हैं ओह यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली आप कहाँ तक पहुँचे हैं वैसे बाय द वे मिस्टर, क्योंकि यहाँ पे मेरे इस छोटे से कॉटेज में आने के लिए घुसपैठिए की तरह घुसने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग या अकल की ज़रूरत है नहीं वैसे बाय द वे। Intruder, where you know why I have broken into your little cottage, you'll be surprised and it won't be a pleasant surprise. तो कहते जब तुम्हें ये पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हारे ये छोटे से कॉटेज के अंदर मैं इस तरह से क्यों आया हूँ, ठीक है, तो तुम्हें सरप्राइज होगा और वो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। Gerard, with your figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? ठीक है, तो कहता है कि आपकी जो फिगरिंग है इतनी लार्ज है कि ओके दैट इज़, वो मैं समझ सकता हूँ। वैसे बाय द वे सर आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप आए हैं घर में, आप बेसिकली किस तरह का क्राइम करते हैं, मतलब कोई आपका कोई स्पेशलिटी है या जो भी जिस भी तरह का क्राइम आपको समझ में आता है, लाइक आप बात कर सकते हैं चोरी, डकैती, मर्डर, थीफ, मतलब बेसिकली स्पेशलिटी क्या है आपकी, या जो भी काम आपको मिल जाता है आप वो कर लेते हैं, राइट। नाउ इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. तो कहते हैं मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जेवरात चुराता हूँ, ठीक है। इंट्रूडर कहता है और तुम्हारा कार जो है वो मेरे लिए, तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए ट्रीट हो सकती है। इट्स क्वाइट अ डैंडी बस। अब ये बाकायदा द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज़ कि यहाँ पे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बिल्कुल जैसे दो दोस्तों के बीच में या कोई बड़ा सिविल या पोलाइट कॉन्वर्सेशन चलता है वैसे, ठीक है। मतलब इस कॉन्वर्सेशन से आपको कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेरार्ड जो है वो इंटिमिडेटेड है इस इंट्रूडर से, और इस इंट्रूडर में भी ही हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये भी कोई एकदम गन जो है उसको आप कह सकते हैं एकदम पॉइंट ब्लैंक पे गन दिखा के डरा धमका नहीं रहा है। बढ़िया कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, बढ़िया बातचीत संवाद जो है वो चल रहा है। Gerard, I'm afraid jewels are few and far between in the wild of Essex.
तो कहता है कि आई एम अफ्रेड आपकी स्पेशलिटी जूल्स रॉबरी है, लेकिन यहाँ पे फार एंड बिटवीन फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब यहाँ पे एसेक्स में जहाँ पे आप हैं यहाँ पे जूल्स जो हैं वो आई एम अफ्रेड कि ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी नहीं होती इनकी। सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो कहते हैं मुझे मालूम है कि यहाँ पे जूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं हैं, कॉप्स भी नहीं हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब बात क्या हो रही है कि वो कहता है कि यहाँ पे ज्वेलरी नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं आएंगे, थोड़ा सा हम दूर दराज के एरिया में हैं। नाउ यू मीन टू लिव विथ मी, अ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। तो कहता ओ मतलब आप यहाँ पे मेरे साथ रहना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे मेरे साथ रहने बसने आए हैं, कुछ इस तरह का कुछ इंटेंशन है आपका। मतलब कहते हैं पर मैंने आपको आपको ये रियलाइज आई होप हो रहा होगा कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है। ठीक है, इंट्रूडर यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। तो कहते हैं तुम यहाँ बहुत दिनों तक या बहुत देर तक रहने नहीं वाले हो, तो बेसिकली मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन पूछी भी नहीं है, मांगी भी नहीं है। जिराट What do you mean? कहता है कि क्या मतलब है आपका। तो वो कहता है इंट्रूडर दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। ठीक है, ये जो है ये तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है कि बेसिकली मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ऑलराइट, नाउ जिराट अ लिटिल हार्श इजंट इट। कहते हैं थोड़ा सा हार्श नहीं हो गया बोलने में। जिराट विथ हेवी सरकाज़म मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कटाक्ष या तंज मारने की टोन में बोलता है, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट जस्ट गॉट टू बी डन। कहता है हाँ थोड़ा तो मुश्किल होगा, थोड़ा तो कठिनाई होगी मुझे तुम्हें मारने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे बड़ा अफसोस भी होगा तुम्हें मारने में, मुझे तुम एक्चुअली पसंद आने लगे हो, लेकिन ये जो पसंद और मेल मिलाप है वी नीड टू गेट डन विद दिस, हमें ये सब ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मारना तो मुझे है ही। नाउ जिराट Why add murder to your other crimes? It's a grave step you're taking. कहता है ठीक है छोटी मोटी आप जो करते हैं जूल की चोरी और डकैती और बर्गलिंग और स्टीलिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो ये तो छोटे मोटे अपराध हैं, इसमें मर्डर थोड़ा बड़ा हो नहीं हो जाएगा, ऑड वन आउट टाइप का, तो क्यों आप मर्डर जैसा क्राइम जो है अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेव हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी सी गंभीर बात हो जाएगी। Intruder, I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough. I'm wanted for murder already and they can't hang me twice. तो कहते हैं एक्चुअली मैं ये सब कुछ हंसी मजाक में ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, जितना हंसी मजाक में तुम बोल रहे हो। बेसिकली मुझे बहुत टाइम से पुलिस और लोग जो हैं मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और बेसिकली मुझे आप ये कह सकते हैं कि मैं वैसे ही एक मर्डर केस में वांटेड हूँ। तो अगर मैं तुम्हें भी मार देता हूँ तो भी एक मर्डर के लिए भी फांसी होती है, दूसरी मर्डर के लिए भी फांसी होगी। अब 2 बार तो मुझे फांसी चढ़ा नहीं सकते, तो चाहे वो मैं एक मर्डर के लिए वांटेड हूँ या सेकंड मर्डर के लिए वांटेड हूँ, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। नाउ जिराट you're planning a gratuitous double, so to speak, admitted, you have nothing to lose but what have you to gain। तो कहते हैं ठीक है, ओह तो आप डबल सेंचुरी टाइप कुछ बनाना चाह रहे हैं। हाँ ये बात भी आपकी सही है कि ठीक है एक मर्डर हुआ तो भी फांसी होगी, दूसरा मर्डर हुआ तो भी फांसी हो जाएगी, आपके पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन इससे आपको पाने को क्या है, मतलब इससे आपको मिलेगा क्या बेसिकली। तो जो इंट्रूडर आई गॉट फ्रीडम टू गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जिराट I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep without having to be ready to beat it at the sight of a cop। तो कहता है ओह मेरे पास फ्रीडम है, मुझे आज़ादी मिलेगी, ठीक है मुझे आज़ादी मिलेगी, और मेरे लिए मैं चूहे के जैसे भागता रहता हूँ, कहीं इधर कहीं उधर कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और लोग मुझे जो है तलाशते फिर रहे हैं एज विंसेंट चार्ल्स जिराट। लेकिन विंसेंट चार्ल्स जिराट के तौर पे मैं फ्री रहूँगा, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ और जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं खाना अच्छे से खा सकता हूँ, सो आराम से सकता हूँ, और मुझे एक्चुअली किसी भी कॉप का या किसी भी पुलिस वाले का कोई डर नहीं होगा। जिराट In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You're much luckier.
अब वो यहाँ पे कहता है, एक्टर तो रहते ही है, ठीक है, दिमाग में उसके मेलोड्रामा चलता रहता है, तो कहता है कि ज़्यादातर मेलोड्रामाज में विलन जो होते हैं, जो भी लाइक जो विलन्स होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, फूलिश होते हैं, और वो सोचते हैं बेसिकली इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। वो अपनी किलिंग्स को इतना लंबा डिले करते हैं कि वो तकरीबन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। आप इस मामले में थोड़ी सी किस्मत वाले हैं। I'm okay. I've got the reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Gerard. See, I've got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. नाउ अब वो क्या करता है, पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग एन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। अब वो क्या करता है, शो करता है, एक थिएट्रिक परफॉर्मेंस देता है व्हेन ही इज ट्राइंग टू शो कि मुझे मालूम है कि बेसिकली ये पॉश स्टफ जो है ना, ये थोड़ा सा जैसे आप कर रहे हैं, दैट इज़ कमिंग ईजी टू मी, राइट। और मुझे सिर्फ सीखना था कि जिराड कैसे बात करता है, वीसी जिराड, और मैंने वो सीख लिया है। अब वो इमिटेट करके बता रहा है फ़ोन पे कि हेलो दिस इज़ वीसी जिराड स्पीकिंग टाइप्स, ठीक है, कल्चर्ड वॉइस में वो ट्राई कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। दैट्स नॉट ऑल। फिर वो खड़ा होता है, गेट अप अ मिनट, जिराड से बोलता है खड़े हो 1 मिनट के लिए। जिराड खड़ा होता है, नाउ टेक अ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो जिराड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, मीन्स तुम ठीक ठाक ही है, मतलब इतने कोई अच्छे से नहीं लग रहे हो, है ना। इंट्रूडर, no, well, that goes for you too. I've only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. तो कहते हैं तुम भी कोई खास नहीं हो, ठीक है ना, मुझे सिर्फ एक चश्मा लगाना है, सिर्फ एक चश्मे की कमी है, मैं वो चश्मा लगा लूंगा तो मैं तकरीबन वहीं तक आ जाऊंगा जैसे तुम हो, राइट। बहुत ज़्यादा अपने आप को कोई ज़्यादा उड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ ही स्पीक्स टू हिम। नाउ व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, they'll let you down if you are not careful। और तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या, वो तुम्हें लेट डाउन कर सकते हैं अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो। इंट्रूडर, that'll be all right, yours will fit me fine। कि ठीक है, मतलब वो बढ़िया रहेगा, तुम्हारे जो कपड़े मुझे तकरीबन हमारी हाइट वाइट पर्सनैलिटी सेम है, तुम्हारे कपड़े मुझे बढ़िया फिट होंगे। जिराड, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. तो कहते हैं जब मैंने आपसे कहा कि बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है ये जो आपका टेक है कि भाई आपके कपड़े, कि तुम कह रहे हो कि मेरे ही कपड़े पहन लोगे, वो ठीक है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रेक है आपका इस बात पे, बट आप मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे मिस कर गए हैं, ठीक है। आप मेरा पॉइंट जो है, मैं एक्चुअली जो रिमार्क मैंने आपको किया है उसका मेन पॉइंट जो है आपसे स्किप हो गया भाई साहब, और वो ये है, मैंने जैसे कहा कि आप बाकी मेलोड्रामेटिक विलन्स के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा किस्मत वाले हैं, मैंने आपको ये बात बोली थी, राइट। और इसका मतलब ये था कि वो बेसिकली कोई ट्रिब्यूट नहीं था, वो कोई मैं आपकी इंटेलिजेंस की बढ़ाई नहीं कर रहा था, ऑल राइट। आप मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि आपके पास एक बहुत बेटर रीज़न होगा। इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक। तो कहता है ओह, तो ये सोचते हो तुम, ठीक है। नाउ जिराड, You let me go and thank God you didn't shoot sooner। जिराड कहता है कि तुम मुझे जाने दोगे, और इनफैक्ट तुम्हें इस बात का बड़ा तुम्हें इस बात की खुशी भी होगी कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा। इंट्रूडर, come on, what's on your mind? Better be quick, the conversation bores me। कह रहे क्या है तुम्हारे दिमाग में, फटाफट बोलो, ठीक है ना, ये कॉन्वर्सेशंस वगैरह मुझे बहुत बोर करते हैं। जिराड, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity। कहता आपका जो आइडिया है वो ये है कि आप पुलिस को धोखा दे देंगे और आप जिराड विंसेंट बन जाएंगे, और आप विंसेंट जिराड बन जाएंगे, और आप इस तरह पुलिस को धोखा दे देंगे कि आप मेरी आइडेंटिटी को इख्तियार कर लेंगे। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया। कहता हाँ बिल्कुल यही, मुझे ये आइडिया बेटर लगता है। जिराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जिराड कहते हैं पर क्या आप श्योर हैं कि ये जो आपका आइडिया है, जो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, ये आपकी मदद करेगा। Intruder, now listen here, I've got this all planned, all right? I did a job in a town, things went wrong and I killed a cop. Since then I've done nothing but dodge।
तो कहते हैं देखो सारी प्लानिंग जो है ना फुल प्रूफ प्लान कर चुका हूँ मैं, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एकदम बेवकूफ़ चोर नहीं हूँ मैं, ऐसा कोई ऐसे ही नहीं घुस गया हूँ तुम्हारे घर में, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया हूँ मैं, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करता था, मैं पहले एक जॉब क्या करता था टाउन में, अब वहाँ पे कुछ बात बिगड़ गई, हो गई, कुछ ऐसे हालात हो गए कि मेरे हाथों एक जो कॉप है उसका मर्डर हो गया, ठीक है, और तब से मेरी जो ज़िंदगी है वो दूभर हो गई है, मैं सिवाय भागने के और डॉज करने के पुलिस को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज द मर्डर दैट ही वाज being looking for. No, that is the murder that he was being searched for. Sorry, not looking for, searched for. And this is where dodging has brought you. और जिराज कहता है अच्छा, और ये यहाँ पे आप भागते भागते पुलिस को डॉज करते करते उनके आँखों में धूल झोंकते झोंकते चकमा देते देते यहाँ पे आप आके लैंड हुए हैं, राइट। Intruder. It brought me to Aylesbury. That's where I saw you in a car. ठीक है? 2 other people saw you and started to talk. I listened. It looked like you are a bit queer, kind of a mystery man. तो कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें बेसिकली एल्सबरी में देखा था और वहाँ पे तुम अपनी कार में बैठ रहे थे, ठीक है, तुम अपनी कार में बैठ रहे थे, तो तुम कार में थे और वहाँ पे मैंने और भी 2 लोगों को देखा जो आस पास बात कर रहे थे और मैंने उनकी बातें सुनी और ये मेरे समझ में आया कि तुम थोड़े अजीबो गरीब टाइप के हो, ठीक है, तुम थोड़े मिस्ट्री मैन हो, किसी के साथ ज़्यादा मिलते घुलते नहीं हो और यहाँ से मुझे ये आइडिया आया। नाउ जिराड, A mystery which I propose to explain. तो कहता है जी मिस्ट्री जो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। Intruder disregarded him. You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो कहना तुम उसकी बात को काटता है, तुम बहुत तुम्हारे बारे में मुझे पता है कि तुम अपने ऑर्डर्स को सिर्फ हमेशा फ़ोन कॉल करके बुलाते हो, ठीक है, और फिर तुम कहीं अचानक आ जाते हो, अचानक चले जाते हो कहीं से और उसके बाद तुम सिर्फ वैसे ही काम करते हो। मुझे तुम्हारे जैसे कोई आदमी चाहिए था और तुम्हारे बारे में जानना मेरा लकीस्ट ब्रेक था, मतलब तुम्हारे बारे में मुझे पता चला तो मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी है जिसको अपन इम्पोस्टर कर सकते हैं और अपना काम बन जाएगा। तो तुम्हारे बारे में जानना वॉज द बेस्ट एक्सीडेंट दैट हैज़ हैपेंड, यू नो। जिराज कहता है apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in the cloak of mystery. तो कहता है वो ठीक है फाइन, लेकिन बेसिकली बात यह है कि तुम में उतना दिमाग नहीं है कि तुम ये समझ सको कि भाई साहब मैं ये मिस्ट्री में, ये जो क्लोक्ड मिस्ट्री है ना, जो तुमने मेरे आसपास का ऑरा बना दिया कि भाई इतना मिस्टीरियस आदमी है, किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं है, क्वर है, तो तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि तुम ये पूछो या सोचो कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। जिराज प्रिपेयरिंग टू शूट, मतलब बाकायदा पूरा वो शूट वूट करने की तैयारी कर लेता है और कहता है एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, ठीक है, जैसा मैंने तुमसे पहले कहा मुझे ये फालतू की बातें जो है मुझे बहुत बोर कर रही हैं। जिराज डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स। जिराज तो कहते हैं पागल मत बनो, ठीक है, अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो तुम 100% फांसी पे चढ़ोगे, अगर तुम्हारे तौर पे नहीं चढ़ोगे तो तुम वीसी जिराड हो, इस शक में पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और फिर तुम 100% फांसी पे चढ़ोगे। अब वो जो है वो चौंक जाता है कि ये क्या कहानी में ट्विस्ट आया भाई, ये कहाँ से आया, मतलब अभी तक तो ये था कि ठीक है मैं इसकी आइडेंटिटी जो है इख्तियार कर लूँगा, पुलिस जो है मेरे पीछे से भाग जाएगी और मैं अपनी बढ़िया शांति से रहूँगा, फ्रीडम मिल जाएगी मुझे। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया कि जब वो जिराड कहता है कि भाई कभी ये सोचने की कोशिश की कि मैं मिस्ट्री में अगर रहता हूँ या मैं मिस्टीरियस हूँ या मैं किसी से मिलता घुलता नहीं हूँ तो वो क्यों, और यहाँ पे वो कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुमने मुझे गोली मार दी तो भी पुलिस तुम्हें 100% फांसी पे चढ़ा देगी, मेरे हिस्से की फांसी पे, अगर तुम बच भी जाते हो, तुम जो हो तो तुम ये समझ के कि तुम मैं हूँ, तुम 100% फांसी पे चढ़ जाओगे। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब वो कहता है व्हाट्स दिस, मतलब ये क्या है, अब ये क्या कहानी में ट्विस्ट आया भाई। अब जिराड कहता है This is your big surprise. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see a tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? तो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है। अब भाई साहब अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब बात यह है कि ये वो सरप्राइज है जो तुम्हें शॉक करेगा और जिस कारण तुम मुझे नहीं मारोगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, मैं आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, मैं ये बंजारो टाइप लाइफ क्यों जी रहा हूँ,
क्या लगता है तुम्हें कि मेरी ये इस तरह की लाइफ जीने का वजह क्या है, पॉइंट क्या है? ठीक है, मैं क्यों नहीं मिलता जो ट्रेड पीपल है या लोग आते जाते हैं, मैं क्यों ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ या फ़ोन पे बुलाता हूँ अपना सामान? ठीक है, यू से माई हैबिट वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी आदतें तुम्हें सूट करेंगी, है ना, कि तुम लोगों से मिलते नहीं हो, तुम भी नहीं मिलोगे, मैं मिलता नहीं हूँ, तुम भी नहीं मिलोगे, बट तुम क्रुक हो। ठीक है, तुम क्रुक हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? तुम तो क्रुक हो, तुम्हारा समझ में आता है, पर तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं संडे का स्कूल टीचर हूँ? मतलब स्कूल जब संडे के दिन बंद रहता है तो मैं वैसा कुछ काम करता हूँ? तो मेरे बारे में क्या जानते हो? अब वो कहता है द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, आई सेड it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight, I'm expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. That there it is. अब वो कहता है the game's up as far as I'm concerned. ये जो गेम है ना, जो अब चल रहा है, ये जहाँ तक मेरी बात आती है वहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है बॉस। ठीक है, मेरे साथ चीज़ें जो हैं बहुत गड़बड़ हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ठीक है, आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने चीज़ों को बुलेट्स के साथ किया है, मैंने ये जो तुम मुझे बन दिखा रहे हो ना, गोलीबारी, ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ और ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब उनके साथ मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि उनने मेरा एक आदमी पकड़ लिया है, उन्होंने मेरा आदमी पकड़ लिया है और बेसिकली वो उनके पास मेरी कुछ चीज़ें हैं जो कि उस बेवकूफ़ को जला देनी चाहिए थी, पर उसने नहीं जलाई है। और अब ट्रबल ये है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं बहुत अनहोनी कोई घटना हो सकती है, एंड बेसिकली यही वजह है कि आज मैं कहीं जाने की या भागने की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टोरी है। ऑलराइट, नाउ इंट्रूडर, इट्स बैग ऑलराइट एंड दिस इज अ गन ऑलराइट, व्हाट्स ऑल दिस? तो कहती ठीक है, ये बैग है, ये गन है, बाकी ये सब क्या है? जिराद, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, false mustache and what not. Now do you believe me? तो कहता है ये डिस्गाइज आउटफिट है, बहरूपिये के कपड़े हैं, ताकि कोई मुझे पहचाने ना, मुझे पकड़ ना पाए। ये नकली मूछें हैं, ये बाकी सामान है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो खुश हो, वो परेशान हो, वो क्या हो। तो इट्स काइंड ऑफ अम्यूजिंगली, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है, एंड ही इज़ लाइक मुझे नहीं पता। Now, for God's sake, clear the muddled head of yours and let's go. Come with me in the car, I can use you. If you find it's a frame, you've got me in the car, you've still got your gun. तो कहता ठीक है, अब एक काम करो, अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा ठीक करो। ठीक है, अपने दिमाग में जो हेज़ है इसको थोड़ा सा क्लियर अप करो, और अपना जो मडल्ड हेड है जिसमें बहुत सारी खिचड़ी तुम पका रहे हो ना, इसको थोड़ा शांत करो। ठीक है, इसको शांत करो और मेरे साथ कार में आओ। अगर तुम्हें लगता है तुम आई कैन यूज़ यू, मतलब मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें पकड़वा सकता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है तो तुम्हारे पास, तुम मेरे साथ कार में हो, तुम्हारे पास आज भी है, तुम्हारे हाथ में अभी भी गन है, तुम जब चाहो मुझे शूट कर सकते हो। राइट? नाउ इंट्रूडर, मे बी यूर राइट। तो कहते हैं हाँ, बात तो सही कह रहे हो। Gerard, then don't waste time. Goes and picks up the hat and bag. फिर कहता है टाइम वेस्ट मत करो, let's pick up the hat and bag, और वो उठा के कहता है इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मतलब बॉस थोड़ा सा सावधान। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। ऑलराइट, आई एम वॉचिंग यू। Gerard, I've got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police. But I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they are after us. Through here, straight into the garage. वो कहता है कि देखो, मेरा एक आदमी है जो बाहर खड़ा हुआ है, मैंने मेन रोड पे लगाया हुआ है, अगर उसको कहीं आसपास कोई भी ऐसा शक शुबा होता है, कहीं पुलिस वगैरह नज़र आती है, तो वो मुझे फ़ोन करके बता देगा। ठीक है, और बट आई डोंट वांट टू लीव, तो कहता है पर मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। फ़ोन की बेल बजती है और वो कहता है कम ऑन, देयर आफ्टर अस, वो चलो 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 जल्दी जल्दी, वो पीछे हैं, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर टू द स्ट्रेट टू द गैराज, कहता है जल्दी जल्दी चलो गैराज में, फटाफट कार निकालें और जाएं यहाँ से। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? तो इंट्रूडर कहता है 1 मिनट, मैं ये कैसे मान लूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, जो तुम कह रहे हो मुझसे वो सही है, ये मैं कैसे मान सकता हूँ? जेराड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, कहता है बेवकूफ़ मत बनो, अपने बारे में सोचो।
Gerard opens the door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side toward Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the door revolver out of his hand. अब यहाँ पे क्या होता है, जुराद ओपन करता है डोर और स्टेप अवे करता है, ठीक है। वो इंट्रूडर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या सीन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। विद इज साइड टूवर्ड जुराद, अब उसका साइड जुराड की तरफ है, ठीक है। अब क्या होता है, बट विद रिवॉल्वर रेडी, लेकिन वो साइड में झुकता है जुराड की तरफ, लेकिन उसकी जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल एकदम तैयार है कि बिल्कुल अगर इसने कोई भी इधर उधर कोई भी हरकत की और मैं फटाक से इसको मार दूंगा गोली, ठीक है, बिल्कुल तैयार है वो पूरे फुल ऑन। अब एज ही टर्न्स हिज हेड, अब जैसे ही वो अपना लेकिन सर घुमाता है जिराड की तरफ, जिराड जो है उसको जोर से धक्का देता है और उसको कबर्ड के अंदर पुश कर देता है, ठीक है, धक्का देता है और वो कबर्ड के अंदर चला जाता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। और झटके में क्या होता है कि वो जो रिवॉल्वर पकड़ा हुआ होता है वो उसके हाथ से गिर जाती है। He slams the doors and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. अब क्या होता है, वो फटाक से अपनी वो रिवॉल्वर जो है जिराड नीचे उठाता है उसकी इंट्रूडर की, उसका डोर जो है बंद करता है, अलमारी का ताला वाला लगाता है, उस साइड जाता है जहाँ पे फ़ोन रहता है, ठीक है, और फ़ोन के पास जाता है और गन पॉइंटेड, अभी भी वो गन जो है वो पॉइंट करके रखता है उसकी तरफ कि किसी तरह अगर ये बाहर आ गया कबर्ड से तो कम से कम गन रहेगी, अपन गोली मार देंगे। अब उल्टी हो गई कहानी, ठीक है, और कबर्ड डोर की तरफ, और वो फ़ोन उठाता है हाथ में। इंट्रूडर रैटल्स द डोर, मतलब खड़ 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 कर रहा है अंदर से और कह रहा है मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट ऑफ हियर। जुराड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट let you have the props in time for rehearsal. I've had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell a friend, the surgeon, to come up here at once? You'll probably find him in the public bar. तो जाहिर सी बात है कि उसने क्या किया, उसने पूरा का पूरा ये जो है कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं भागना चाहता हूँ और ये पूरा प्ले की तैयारी है और डिस्गाइज है और मूछें हैं और फलाना ढिमका सब जो है क्या किया था उसने उसने प्ले किया था, वो ये पूरा उसने सेटअप किया था किसके लिए, ताकि वो उसको मारे नहीं, ठीक है। और वो क्या कहता है, फाइनली फ़ोन उठा के जिराड कहता है, वो जिस भी आदमी से मिलने जा रहा था जहाँ पे भी प्ले की तैयारी के लिए जा रहा था रिहर्सल के लिए, उससे कहता है कि आई एम सॉरी मैं टाइमली नहीं आ पाया रिहर्सल के लिए। और प्रॉप्स मतलब वो चीज़ें जो रिहर्सल में इस्तेमाल करनी थी, है ना, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें जो भी इस्तेमाल करनी थी रिहर्सल में वो मैं नहीं ला पाया, और मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, थोड़ा अम्यूजिंग काम था, मज़ेदार सा ही काम था, मे बी मेरे ख्याल से मैं अगले प्ले में उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और हाँ बाय द वे, वो जो हमारे जो एक फ्रेंड है ना, वो सार्जेंट हैं, जो सार्जेंट मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पुलिस होती है ना, पुलिस कॉप, वैसे ही वहाँ पे सार्जेंट होता है। तो यानी जैसे वो अपने जो फ्रेंड है सार्जेंट हैं, जो उनको आप यहाँ भेज सकते हैं क्या मेरे घर में, वो आपको पब्लिक बार में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो प्ले जो है एंड होता है, कर्टन्स डाउन होते हैं और प्ले है किसका, डगलस जेम्स। अब हम थीम डिस्कस कर लेते हैं। थीम हालांकि हम पूरी पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली हम समझ गए हैं कि इफ आई वर यू बेसिकली है ड्रामा, प्ले है बेसिकली, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, बड़ा मज़ेदार सा प्ले है। और अगर आप बात करते हैं तो उसमें ह्यूमर है। ह्यूमर क्यों है, क्योंकि सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि क्योंकि जो हमारे जिराड साहब हैं, राइट, वो रहते एक्टर हैं लेकिन वो अपने आप को डिस्गाइज कैसा प्रेजेंट करते हैं कि मैं भी जैसे उसी के कैटेगरी का भाई बंद हैं और वो इंट्रूडर के ही, और दिखाते हैं कि मेरे ऊपर भी केस चल रहा है और तुमको फांसी अगर तुम्हारे नाम पर नहीं होगी तो मैं बन के तो तुमको 100% फांसी होगी। और वो जो इंट्रूडर भाई साहब हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और रहता कौन है जिराड, जिराड बेसिकली रहता है क्या, वो रहता है एक्टर, और उसके पास जो तैयारी रहती है पूरी डिस्गाइज की, जो वो बताता है कि भाई नकली मूछें, ये वो फलाना ढिमका, वो सब प्रॉप्स रहते हैं जो को वो रिहर्सल के लिए लेके निकल रहा होता है। और एक्चुअली वो फ्लेड नहीं करने वाला होता, जो उसको वो समझा देता है या बिलीव करा देता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इसमें ह्यूमर तो है ही, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत कूल वे में, कूल एज अ क्यूकम्बर वो बिहेव करता है, हड़बड़ाता नहीं है, घबराता नहीं है रिवॉल्वर देख के। और वो अगर वो घबरा जाता, अपने विट्स लूज कर देता, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सहम जाता, तो ऑब्वियसली कहानी जो है वो पूरी अलग ही हो जाती। फटाफट वो जो इंट्रूडर है गोली मार देता और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। जो इतना लंबा हमने प्ले पढ़ा वो बात ही नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, पहला तो हमें पता चलता है कि ह्यूमर है इसमें, दूसरा हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया होती है। अगर आप किसी भी डेंजरस सिचुएशन में हैं लाइफ में, अगर आपने अपना कूल खो दिया या अगर आपने अपने दिमाग से आपने काम नहीं लिया वहाँ पे, उस टाइम पे अगर आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया, तो आप 100% आपकी जान जो है ऐसी सिचुएशन में जा सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स।
दूसरी बात होती है कि आपको हमेशा बहुत नियंत्रण में रहना चाहिए, बहुत बहुत पेशेंटली डील करना चाहिए बड़ी से बड़ी आपदा और समस्या से. दिस इज अनदर थिंग, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड यू नीड टू डील थिंग्स एंड द मिसहैप्स एंड द हार्डशिप्स विद वेरी कूल कंपोजर. दिस इज द थीम ऑफ द प्ले. नाउ सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा टाइट होती है तब आपको अपना करेज जो है इंटैक्ट रखने की ज़रूरत होती है. सिचुएशन इज बीइंग हाईलाइटेड इन द लेसन. इट इज़ नॉट प्ले, बेसिकली लेसन नहीं है. ऑलराइट, नाउ ग्लोसरी समझ लेते हैं. ग्लोसरी मतलब वो टर्म्स जिनको अगेन जैसे मैंने कहा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोसरीज, ग्लोसरी मतलब जो टर्म यूज़ किए गए हैं. ऑब्वियसली पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताए ही हैं, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया हो तो हम उसको अलग से ग्लोसरी में कर लेते हैं. ठीक है, जैसे ग्लोसरी टर्म अगेन हम इसको कंटेक्चुअल लेते हैं. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर के कंटेक्चुअल मीनिंग पे हम फोकस करते हैं रादर देन द लिटरेरी मीनिंग. समटाइम्स लिटरेरी मीनिंग एंड कंटेक्चुअल मीनिंग कैन बी सेम, राइट? बट अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है कि भाई लिटरेरी मतलब तो ये होता है लेकिन कंटेक्चुअल मतलब ये हो रहा है, ठीक है, तो हम हमेशा कंटेक्चुअल मीनिंग पे जाएंगे, लिटरेरी मीनिंग पे नहीं जाएंगे. नाउ इंट्रूडर, अ पर्सन जो कि एंटर करता है किसी प्लेस में जहाँ पे विदाउट परमिशन, मतलब आपने क्या किया, इंट्रूड किया. इंट्रूजन करना मतलब बिना किसी से परमिशन लिए, बिना किसी से पूछे जाने आपने तोड़ के, मतलब बिल्कुल घुसपैठिए जैसे घुस जाने को बेसिकली आप कहते हैं इंट्रूजन. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूडर. मतलब जो घुसपैठिया होता है उसको बोला जाता है इंट्रूडर. अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, अ लॉ ब्रेकर. मतलब क्या, यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो आप एक क्रिमिनल, घुसपैठिया, चोर, उचक्का, इस सेंस में इंट्रूडर बोला गया है. ठीक है. नाउ आइडेंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको बेसिकली डिटर्मिन करते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, काइंड ऑफ, है ना, आपकी पहचान. जैसे हम कहते हैं ना आधार कार्ड, तो हमारा पहचान पत्र वाली जो बात होती है उसकी बात हो रही है. नाउ प्रैक्टिकल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हियर मतलब कंटेक्चुअली. प्रैक्टिकल मतलब सूटेबल फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप सूटेड हैं उसकी बात हो रही है. दूसरी, आप स्टेज एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ द थिएटर, स्टेज ड्यूरिंग द डे. आप स्टेज का मतलब क्या होता है, एट या टूवर्ड्स, आप कह सकते हैं बैक ऑफ द थिएटर स्टेज ड्यूरिंग द डे, उसको हम कहते हैं अप स्टेज होना, है ना. नाउ लाउंज सूट किसको बोलते हैं भाई, जो वो पहना हुआ था जिराद. नाउ मैन सूट जिसमें मैचिंग जैकेट एंड ट्राउजर्स होते हैं जो कि दिन के टाइम पे पहने जाते हैं. नॉर्मली कहाँ पे, वर्क प्लेस में, रिलैक्स्ड होते हैं, राइट? बिल्कुल डिनर जैकेट टाइप नहीं होता. लाउंज सूट मतलब आप काम पे जा सकते हैं लेकिन वो सेम कलर के का सूट होता है, लेकिन वो बिल्कुल फॉर्मल टक्सीडो टाइप, डिनर जैकेट टाइप नहीं होता. ठीक है. कल्चर्ड जिसमें आप कह सकते हैं रिफाइंड टेस्ट या मैनर्स या गुड एजुकेशन, उसको आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेशन इन द सेंस, राइट? आपको पता चलता है कि सामने वाला जो आदमी है वो पढ़ा लिखा है, और एक तरह से सोफिस्टिकेशन को भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, सोफिस्टिकेशन को भी वो दिखा रहा है. मेलोड्रामेटिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलोड्रामा स्पेशली इज बीइंग एग्जैजरेटेड और ओवर इमोशनल. जैसे अपने यहाँ वो चलते हैं ना सास बहू वाले सीरियल जिसमें कभी कुछ हो रहा है, वो अच्छाधारी नागिन वाले सीरियल, ज़रूरत से ज़्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें मतलब रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता बॉस, है ना. ये वाली जो चीज़ें इनको हम कहते हैं मेलोड्रामेटिक. नॉन कैलेंट, नॉन कैलेंट मतलब फीलिंग टिक, अपेयरिंग कैजुअली, calm and relaxed, not displaying anxiety, interest और enthusiasm. नॉन कैलेंट का बेसिकली मतलब होता है जब आप न्यूट्रल रहते हैं. ठीक है, कि ना आप कोई बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, ना आप डर रहे हैं, ना आप घबरा रहे हैं, ना आप किसी भी तरह का कोई भी लेवल का एक्साइटमेंट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं. लाइक बिल्कुल प्लेन है आप, बिल्कुल ही समतल टाइप का जब बिहेवियर होता है आपका, उसको हम कहते हैं नॉन कैलेंट बिहेवियर. नाउ ऑडियंस, इस मामले में आप कह सकते हैं जब वो कहते हैं ना थैंकफुली आई गॉट एन ऑडियंस, तो उसका मतलब होता है कि भाई जो आदमी मुझे पेशेंटली सुन रहा है या मेरी बात पे ध्यान दे रहा है. ठीक है. ऑडियंस बेसिकली थिएटर में तो ऑडियंस होता है जो देखने आता है प्ले, या जैसे अपन फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म थिएटर में अपन ऑडियंस होते हैं, यहाँ पे वो ऑडियंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस की बात हो रही है जो आदमी आपकी बात सुनने बैठा है या आपकी बात समझना चाह रहा है, उसको हम कहते हैं ऑडियंस. नाउ इन्फ्लेक्शन, द मॉड्यूलेशन ऑफ इंटोनेशन ऑफ पिच इन द वॉइस. अब इसको आप कहते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जो आपकी आवाज़ में, जैसे मैं कोई अगर एक्साइटिंग बात बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ ऊपर जाएगी, अगर मैं कोई लो बात बोल रही हूँ तो मैं बहुत धीरे से बोलूँगी, बहुत बहुत गंभीर विषय है तो हम धीरे बोलेंगे. तो ये जो उतार चढ़ाव होता है ना हमारी वॉइस का, जो इंटोनेशन होता है, उसको हम कहते हैं, ये जो पिच है कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन इन द वॉइस. ठीक है, ये नॉर्मली थिएटर्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. नाउ अनफेमिलियर, जो कि आज जिसको आप नहीं पहचानते हो, जो को आप रिकग्नाइज नहीं करते हो, जिसको एम्फसाइजिंग
किसी चीज़ पे बहुत ज़ोर डालना, या किसी चीज़ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना, ठीक है। इमिटेशन मतलब क्या, इमिटेशन यहाँ पे अगेन, वैसे तो इमिटेशन ज्वेलरी भी होती है जो नकली ज्वेलरी होती है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इमिटेशन मतलब किसी और आदमी की जगह ले लेना या किसी और का बन जाना, मतलब इम्पोस्टर इन द सेंस, राइट। मतलब आप बात कर रहे हैं यू आर बिकमिंग प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट या फ्रॉड। अब यहाँ पे एक तो नकल उतारना भी इमिटेशन होता है, ठीक है, आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं वो भी इमिटेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको बेसिकली क्या बात हो रही है, यहाँ पे फ्रॉड का पर्पस है। फ्रॉड का पर्पस क्यों है वो कहता है कि मैं वीसी जेरार्ड बन के रहूंगा, मतलब वो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इम्पोस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहा है इम्पोस्टर बनने की, ठीक है। ग्रीन ग्रोसर कौन होता है भाई, जो सब्जी वब्जी लाते हैं ना अपने यहाँ, जो 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 सब्जी वब्जी का ठेला वेला लगाते हैं भैया लोग, जो आजकल तो खैर वो बहुत सारी जगहों से आने लगी है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रीन ग्रोसर मतलब हरी सब्जियाँ और वो सब लाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हम ग्रीन ग्रोसर, वेजिटेबल्स, ठीक है। ट्रेड्स पीपल मतलब आप कह सकते हैं छोटे मोटे कामों में जो रिलेटिवली छोटे काम होते हैं, ट्रेड्स पीपल जैसे आप कह सकते हैं भाई कोई सिलाई करता है, दर्जी है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, नाई है, कुछ भी, तो मतलब जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम करता है और जिनसे हमें रोज़मर्रा के काम पड़ते हैं उनको हम ट्रेड्स पीपल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है मैं ट्रेड्स पीपल से मिलता नहीं हूँ, क्यों नहीं मिलता, मैं छोटे मोटे लोगों से या छोटे मोटे काम के लिए, छोटे मोटे लोग नहीं मतलब छोटे मोटे काम के लिए मैं ज़्यादातर लोगों को ऑर्डर क्यों देता हूँ, बाहर जाके क्यों नहीं खरीदता है, बाहर जाके कोई क्यों नहीं लाता। वो यहाँ पे उसको मेक बिलीव करा रहा है कि बेसिकली मैं लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने, तो वो ट्रेड्स पीपल के रेफरेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है। नाउ प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल इन टर्म्स जिसमें कोई वेगनेस नहीं है, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको कहते हैं प्रिसाइज। फिगरिंग हैव अ सिग्निफिकेंट पार्ट और रोल इन अ सिचुएशन और प्रोसेस। फिगरिंग मतलब कोई चीज़ फिगर आउट करना, आपको मालूम है कि भाई सिग्निफिकेंट रोल क्या है, प्रोसेस क्या है, काम कैसा हो रहा है, उसको हम कहते हैं फिगरिंग। अब यहाँ पे एम्ब्रेस का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, है ना। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम एम्ब्रेस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कोई एक्ट जिसमें आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को मान रहे हैं एंथुजियास्टिकली। और स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्पेशलिस्ट का मतलब हो गया एक्सपर्ट। डैंडी बस मतलब इस काइंड ऑफ स्टाइलिश एंड फैशनेबल, तो ये जो है ना ये कोलोकियल में बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं दैट इज़ क्वाइट डैंडी बस, मतलब वो जो है बहुत ही बहुत ही फैशनेबल है, बहुत ही इन वोग टाइप का कुछ होगा, तो उसको हम कहते हैं डैंडी बस, मतलब इन वोग, ठीक है। कोई चीज़ अगर इन वोग होगी तो हम उसको कहेंगे डैंडी बस। नाउ रिटायर जो आप कहते हैं कि अपना जॉब छोड़ के आराम हो गया, फारिग हो गया, काम वाम कर लिया बहुत, ठीक है, और क्या हुआ, काम धंधा छोड़ दिया है। ट्राइफल टॉक और एक्ट फ्रिवलसली और लाइट हार्टेडली एंड केयरलेसली, मतलब ट्रिफल मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं ना बड़ा एवं ही सा उछली सी बात करना, मतलब आप कह सकते हैं लाइट हार्टेडली, उसमें कोई बड़ी गहराई नहीं है, एवं ही सी कुछ बात आप कर रहे हो, उसको हम कहते हैं ट्रिफल। हार्श हम कहते हैं अनप्लेजेंटली रफ या जारिंग टू द सेंस, जिसका कोई सेंस मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब समथिंग इज़ वेरी टफ या समथिंग इज़ वेरी वेरी जिसको आप कहते हैं ना कि हार्डन्ड है किसी चीज़ पे, उसको हम कहते हैं हार्श। नाउ सरकाज़्म मतलब क्या हुआ, सरकाज़्म जैसे मैंने बोला कटाक्ष, ठीक है, आप जब मॉक करते हैं या कंटेम्प्ट करते हैं किसी को उसको बोलते हैं ग्रैटिशियस, डन विदाउट गुड रीज़न, अनकॉल्ड फॉर, मतलब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसको करने की कोई अच्छी वजह आपके पास नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड ऑफ कोर्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस, अनॉयंस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएबिलिटी टू चेंज और अचीव समथिंग, मतलब क्या, जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, वही वाला फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ कर नहीं पा रहे, आपको झुंझलाहट जो है उसको कहा गया है। पॉश मतलब टिपिकल ऑफ बिलोंगिंग टू अपर क्लास, इट्स वेरी पॉश हाउस, मतलब बड़ा हायर क्लास लोगों को बिलोंग करता है, बड़ी पॉश कार है, बड़ी पॉश लोकेलिटी है वाला पॉश है ये। ऑलराइट, पैंटोमाइन मतलब थिएट्रिकल होता है, ठीक है, अगेन थिएट्रिकल रेफरेंसेस बहुत हैं, इसी से हमको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपको प्ले है, बहुत हार्डकोर प्ले है और सामने वाला जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पैंटोमाइन मतलब होता है थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट प्रिटेंडिंग टू फोन, यहाँ पे क्योंकि फ़ोन उठा के बोलता है ना हेलो दिस इज़
वी सी जिराड स्पीकिंग, तो वो हमने पेंटोमाइन में यूज़ किया है। ना डेकोरेटिव, सर्विंग टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव, मतलब कोई चीज़ आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव, यू आर नॉट एज डेकोरेटिव, मतलब आप उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है, लाइक प्लेन लुकिंग, लाइक सिंपल, यू नो, you don't have any frills about yourself, you're just like a vanilla ice cream kind of. डेकोरेटिव नहीं है। विलन मतलब भाई जिसके evil एक्शन होते हैं, ठीक है, मोटिव्स होते हैं और इंपॉर्टेंट प्लॉट में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, मतलब जैसे हमारे उसमें कौन होते थे, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर और उस टाइप का विलन, लेकिन वो फिल्मों का विलन अलग होता है। विलन मतलब कोई भी आदमी जिसका मोटिव ठीक नहीं है, जिसका मॉरली जो सही काम नहीं कर रहा है, ईवल है, मतलब ओवरऑल पिक्चर में जो हीरो है और प्रोटैगनिस्ट है, अपना प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे कौन है, जिराड है, और अपना दूसरा कैरेक्टर कौन है, विलन जो है अपना, वो अपना कौन है, वो इंट्रूडर है, जिसका नाम उसने बताया नहीं अपने को, तो अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ रुको, इसको मिटा दे। ट्रिब्यूट भाई क्या हुआ, जब आप स्टेटमेंट या आप कर रहे हो किसी को ग्रैटिट्यूड देना, है ना। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि भी बोलते हैं हम, एग्जैक्टली हम उसको श्रद्धांजलि बोलते हैं, बट यहाँ पे श्रद्धांजलि नहीं है, यहाँ पे मतलब किसी को ऑनर या ग्रैटिट्यूड शो करना है। एल्यूड मतलब एस्केप या अवॉइड करना। डॉज मतलब करना, मतलब चकमा देना, अवॉइड करना, ठीक है। समवन और समथिंग बाय द सडन क्विक मूवमेंट। क्वर मतलब स्ट्रेंज, ऑड, अजीब सा, बिजार, ठीक है। डिसरिगार्डिंग मतलब किसी को अटेंशन ना देना। इग्नोरिंग का मतलब होता है अपेरेंटली एज फार एज वन नोज और वन कैन सी, है ना, इग्नोरिंग अपेरेंटली ना। क्लोक का मतलब होता है हाइड करना या कवर करना। डिस्गाइज का मतलब होता है कि किसी को धोखा देने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करना, यहाँ पे जैसे वो डिस्गाइज के लिए कपड़े और हैट वगैरह कर रहे हैं ना, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। मुस्टैशेस तो ऑफकोर्स आपको मालूम है भाई कि जो हमारी मूछें होती हैं उनको बोला जाता है। अब ओके, म्यूजिंगली ऑब्जॉर्ब्ड होना, बहुत ज़्यादा थॉट्स में खोया हुआ होना, इनग्रोस्ड होना। मडल्ड मतलब कंफ्यूज्ड, हिला हुआ थोड़ा सा, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उसको बोलते हैं मडल्ड हेड, ठीक है। स्लैम करना मतलब जोर से बंद करना, फट से बंद करने को हम कहते हैं स्लैम। रैटल, रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट नॉकिंग साउंड, टक 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 टक, ये रैटल, ठीक है। रिहर्सल मतलब क्या, प्रैक्टिस करना, जब आप किसी चीज़ की परफॉर्मेंस की, प्ले की, थिएटर की तैयारी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, रिहर्सल। स्पॉट ऑफ बॉदर मतलब कुछ थोड़ा सा ट्रबल था, मतलब एक बोलने का तरीका है इंग्लिश में कि इट वाज अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मतलब थोड़ी सी कोई परेशानी आ गई थी इस चक्कर में। अम्यूजिंग, कॉजिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। अम्यूजिंग मतलब मज़ेदार, कोई चीज़ जो आपको मज़ेदार लगे उसकी बात हो रही है। सर्जेंट मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा पुलिस ऑफिसर होती है जिसकी रैंक जो है वो इंस्पेक्टर से थोड़ी नीचे होती है ना। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर। What was the need for the intruder to impersonate? ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भाई वो जो इंट्रूडर था, जो भाई साहब जो घुस आए थे घर में और कह रहे थे कि मैं जिराल बन जाऊंगा, उनको क्या ज़रूरत थी इम्पर्सनेट करने की। तो इम्पर्सनेट करने की उनको ये ज़रूरत थी कि वो एक्चुअली एक वांटेड क्रिमिनल था जो चकमा दे के भागा हुआ था कॉप्स को, ठीक है, और वो ऐसे ही भागते भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी जी रहा था। तो उसको ये था कि मैं किसी की आइडेंटिटी इख्तियार कर लूँगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, और क्योंकि आदमी जो था जिनकी हम बात करते हैं, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो सबसे अलग थलग रहता था, सोशली थोड़ा सा कट ऑफ था, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। और दूसरा रीजन ये था कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो काफ़ी कुछ हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलती थी। अब इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। द इंट्रूडर वॉज अ वॉन्टेड क्रिमिनल, ही हैड मर्डर्ड अ कॉप एंड हैज़ बिन लिविंग इन हाइडिंग। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ही स्पॉटेड एन इंडिविजुअल who matched his physical attribute लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, या फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल फीचर्स लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और शब्द लिख सकते हैं फिजिकल बेयरिंग भी लिख सकते हैं, राइट। तो इन तीनों शब्दों में से आप जो इस्तेमाल करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि मतलब वो फिजिकल अपीयरेंस, बेयरिंग, अपीयरेंस भी लिख सकते हो चाहो तो बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। तो कितने शब्द हो गए, एट्रीब्यूट, फीचर्स, बेयरिंग, अपीयरेंस, कुछ भी लिख सकते हो। एक ही अगर आपको सिनोनिमसली यूज करना है तो उसमें से कुछ भी आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हो।
नाउ अब इसको आंसर आपके पास है, आप इसको शॉर्ट में हमने किया है, आप चाहें तो उसको बहुत लंबा आंसर भी बना के लिख सकते हैं, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। व्हाट डिड द इंट्रूडर से, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। अब उसका मतलब क्या था जब उसने कहा कि भाई वो मुझे 2 बार नहीं टांग सकते, टांगने से क्या मतलब है, हैंग मी ट्वाइस मतलब वो 2 बार मुझे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या 2 बार मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। यहाँ पे हैंग का मतलब क्या है, हैंग का मतलब है एग्जीक्यूट करना या आप कह सकते हैं फांसी की सजा देना। यहाँ पे मतलब है उसका कैपिटल पनिशमेंट से, ठीक है, यहाँ पे उसका जो मतलब है वो है सीधा सीधा कैपिटल पनिशमेंट से। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी पे चढ़ाना। और उसने ये बात क्यों कही, उसने ये बात इसलिए कही कि उसने कहा कि इंट्रूडर ने, जैसे मैंने कहा इंट्रूडर ने कहा क्योंकि वो ऑलरेडी वांटेड क्रिमिनल था, ठीक है, उसने मर्डर किया था कॉप का। तो अगर उसने जिराद को भी मार दिया होता तो जहाँ एक खून की सज़ा फांसी, वहीं दूसरे खून की भी सज़ा फांसी, उससे ज़्यादा तो सज़ा मिलती नहीं है ना, उससे बड़ी कोई सज़ा हो भी नहीं सकती। तो उसका ये कहना था कि अगर मैं तुम्हें भी मार देता हूँ तो मुझे 2 बार तो फांसी दे नहीं सकते वो, राइट। और इसमें मेरे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अगर इफ़ ही मैनेज टू किल जिराज एज पर हिज प्लान एंड वॉज लेटर अरेस्टेड, इट वुड नॉट मैटर एज अ पनिशमेंट फॉर दिस मर्डर 2 would be hanging, right? So they could not hang him for 2 murders twice. तो ये मतलब है। और यहाँ पे उसके लिए बचने के लिए क्या था, बचने के लिए उसने कहा कि मुझे अगर मैं तुम्हें मारता भी हूँ और पकड़ा भी जाता हूँ तो भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार के बच जाता हूँ और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जो है ले लेता हूँ या मैं इम्पोस्टर कर लेता हूँ, तुमको इम्पर्सनेट कर लेता हूँ, तो मेरे बचने के चांसेस हो जाएंगे। आई हैव फ्रीडम टू विन बट नथिंग टू लूज। तो हम ये यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज ही thought that he has freedom to win but nothing to lose। ठीक है, मतलब उसका क्या मतलब था, उसका ये कहना था कि मतलब अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो मेरे पास जीतने के लिए तो फ्रीडम है लेकिन मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट, What did Gerard tell the intruder about his childhood and his present life? Was he telling the truth? Why or why not? अब यहाँ पे बात होती है कि जिराड ने इंट्रूडर को क्या कहा अपने बचपन के बारे में और आपको क्या लगता है, या उसकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या वो बात सही थी या गलत थी। तो ऑब्वियसली हमें एक चीज़ समझ में आती है, जिराड टोल्ड द इंट्रूडर दैट एज अ चाइल्ड he was stolen by the gypsies and now in his 30s he was all alone in life। ठीक है, of course he was not telling the truth, he was just being funny as he wished to make it clear that he was not afraid of the gun-trotting criminal first, and secondly he wanted, Gerard had already started concocting stories about himself so that he actually believes that this is something that that he was as miserable and he was also a criminal whom the police was looking out for। तो अगर वो उसकी आइडेंटिटी इख्तियार कर भी लेता है तो भी he did not have the freedom to win। in fact what he has all the things to lose, because अगर उसको जिराड के तौर पे उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा if not as the intruder। alright, कॉन्कॉक्टिंग का मतलब एक और बात बता दूं मैं आपको, आपने कॉन्कॉक्शन सुना होगा है ना, कॉन्कॉक्शन बनाना। तो बिल्कुल अपन वो जो लिक्विड्स का कॉन्कॉक्शन बनाते हैं ना, उसके से ये वर्ड आया है कॉन्कॉक्टिंग, मतलब गढ़ना, बनाना कुछ। ठीक है, अब भाई हमें क्या करना है, हमें पेन पिक्चर बनानी है जिराड की। मतलब पेन पिक्चर से हमारा मतलब है बेसिकली, इससे ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे तो वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें बेसिकली आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको देना है या तो कैरेक्टर स्केच या आपको बनानी है क्या, जिराड की पेन पिक्चर। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब एक ही देना है। अब क्या देना है भाई, जिराड के बारे में, जिराड जो था बेसिकली प्ले राइट था। ठीक है, अब आपको ये पता चलता है कि उसकी बहुत मिस्टीरियस एंड क्यूअर नेचर था। क्यूअर नेचर क्यों था, स्ट्रेंज क्यों था, क्योंकि भाई वो कहीं में भी आता जाता मिलता मिलाता नहीं था किसी से भी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है, थोड़ी अलग थलग रहता था। दूसरी चीज़, ही वॉज रेयरली सीन बाय द पीपल एंड लेड अ वेरी प्राइवेट लाइफ। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू हिम द ओनली पीपल हु विजिटेड हिज हाउस वर
द बेकर्स, ग्रीन ग्रोसर्स एंड द मिल्कमैन, मतलब जो रोजमर्रा के सामान वगैरह जो खरीदता था, जो लोग आते थे, उनकी बात हो रही है. नाउ हाउएवर ही वाज वेरी स्मार्ट, विटी एंड कॉन्फिडेंट. ये हमें उसके कैरेक्टर स्केच ऐसे पता चलता है दैट हाउ ही वाज एबल टू एंड ही वाज fearless also. He did not get really worried while seeing that person with the gun and stuff, है ना. तो आप ये कह सकते हैं कि जब वो पूरा हुआ तो वो बहुत ही calm composed था. तो ये calm composed was also his attribute. हम ये भी लिख सकते हैं that one of the attribute was also that he was fearless. All right. Other words that we can use for expressing him was composed or calm. Right? Then these are the kind of words that we can actually employ when we talk about using those kind of things, that he was calm, composed and fearless. ठीक है. उसमें mental strength बहुत थी. Right mental strength का मतलब भी again यहीं पर है. क्या आप उसको बात कर सकते हैं that he knew how to handle a man with ammunitions and the arms, right, at the disposal. कोई आदमी गन लेके आ गया है और आपसे कह रहा है कि मैं आपको मार दूंगा. आप obviously अगर आप थोड़ी आप में mental strength अगर आप lack करते हैं तो आप हड़बड़ा जाएंगे, आप घबरा जाएंगे. वो नहीं घबराया. राइट. सो दैट वाज अ वेरी particular और very peculiar, आप क्या कह सकते हैं, एक trait है. राइट. that fearlessness was a very meticulous and peculiar trait that man possessed. ठीक है. attack made on him by the intruder. तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक उसका बहुत ही peculiar और particular trait था. ठीक है. particular मतलब एक जो stand out करता है, peculiar मतलब जो अलग, सबसे अलग था. ठीक है. so this was one of the character sketch of Gerard. now not losing his cool. अब एक में दो चीजें होती हैं. ठीक है. losing का यहाँ पे जो मतलब है वो है मतलब ढीला पड़ना. ठीक है. और खोना का अगर बोलना चाहते हैं आप तो आप ये लिखेंगे LOSING लिखेंगे. ठीक है. यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं losing his cool तो मतलब खोना, और losing his cool मतलब आपका ढीला पड़ना, आपका परिस्थितियों के सामने अपना हथियार खड़ा करना. ठीक है. replying to the intruder with humor and sarcasm मतलब आपको पता चलता है कि वो मजेदार जवाब देता था. he had a sense of humor and also sarcasm. उसके अंदर sarcasm भी था. ठीक है. he plays a very shrewd game and gives intruders a dose of his own bitter मेडिसिन. अब ये जो कहावत है इसका मतलब है कि भाई अपनी ही दवाई का स्वाद चखना, मतलब अपनी ही बिटर मेडिसिन का स्वाद चखना. मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसको वही घुट्टी पिला रहे हैं जो आपको पिलाने आया था. ठीक है. जो हिंदी में हम बोलते हैं ना कि हमने उसको उसका ही घुट्टी पिला दी, वो वाला फंडा है कि आपने उसने क्या किया, उसको इंट्रूडर को उसने ऐसी कहानी गढ़ी और इतना उसको विश्वास दिला दिया कि खुद वांटेड क्रिमिनल है और इसको अगर ये पकड़ा गया और इसको भागने की बहुत ज़रूरत है और ये क्या कर रहा है, ये डिस्गाइज करके यहाँ से निकलना चाह रहा है. ये सब कुछ उसने इतना यकीन दिला दिया कि वो इंट्रूडर जो है इसके झांसे में आ गया. मतलब क्या, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया वाला हिसाब जो था. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया इवेंचुअली he saves himself in hands the trickster. trickster मतलब कौन, trickster का मतलब यहाँ पे हुआ बहरूपिया. ठीक है. जो आपको छलने आया था, ट्रिक खेलने आया था, उसको पुलिस को दे देता है. अब अगर आप बात करते हैं डगलस, ऑब्वियसली डगलस आप जानते हैं जो ऑथर हैं उनकी बात हो रही है. उन्होंने थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जेरार्ड डिस्प्लेस टू द रीडर द अप्रोच टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन. इसमें जो एक लर्निंग है वो ये है दैट यू शुड स्टे काम एंड कंपोज एंड यू शुड नॉट लूज योर हेड. राइट. व्हेन यू आर फेस्ड विद एडवर्सिटीज, ये एक चीज है that when you are faced handle critical situation, and the lesson on how to stay composed and कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, कलेक्टेड का मतलब होता है अपना धैर्य ना खोलना, अपने ऊपर काबू रखना. कलेक्टेड व्हेन फेस्ड विथ एडवर्सिटी. ठीक है. ये चीज जो है यहाँ पे आपको क्लियर होती है. ठीक है. इसमें क्या हुआ, क्रिटिकल सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है और लेसन दिया कि आपको कैसे आपको कंपोज और कलेक्टेड रहना है जब आप मुसीबत में हो. एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां, मुसीबत की घड़ी.
Why was Gerard packing a bag at the beginning of the play? How did it help him outwit and trap the intruder? Outwit करना मतलब बुद्धू बनाना, ठीक है, और ट्रैप करना मतलब घेरना, है ना, अपने ही चक्कर में, चक्रव्यूह में कैसे फंसाया. अब ये था, Gerard was packing a bag in the beginning of the play as he had to deliver some props to the theatrical company for rehearsal. ये हम पे कब होता है? This fact dawns on us at the end of the play. तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है. Now, when the intruder broke into the cottage and threatened to kill him and steal his identity, Gerard did not lose his cool. He spontaneously concocted a story that he himself was a criminal and was trying to dodge the police. Dodge मतलब क्या? धोखा देना, मतलब आंखों में धूल झोंकना. The story was supported by the aura of the mystery that surrounded him, his recluse lifestyle and bag he had been packing, the disguise outfit, false mustaches, etc. All this misled the intruder into believing, right, that Gerard was speaking the truth and he was too a wanted criminal. Now, he did not doubt Gerard any longer and unsuspectingly got ready to escape along with him. When Gerard indicated the doors that led straight to the garage, the intruder walks into the trap. Hence, the bag played an important role in convincing the intruder that Gerard too was a criminal like him and was preparing to flee when he broke into his cottage. To flee मतलब भागना, छोड़ के भागना, ठीक है. तो ये आंसर बहुत लॉन्ग आंसर के हिसाब से मैंने लिखा है, बट यू गॉट द होल्ड ऑफ इट कि आपको किस तरह से करना है, राइट. ही वॉज नॉट एट ऑल कंफ्यूज लाइक दिस जेंटलमैन. ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उसको क्या करना है और उसको अपनी बात कैसे मनवानी है. ही वॉज, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज ब्रिलियंट दैट आउटविट एंड ट्रैप्ड द इंट्रूडर फाइनली, राइट. सो वी गॉट टू स्टे हियर. Now, on this note, finally, and a very, 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 very beautiful story has come to an end, which was If I Were You. अब ये story मुझे लगता है मैंने पूरी तरह आपको समझाई है. I don't really think there is anything that is left unturned. ठीक है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है. In case if there is any kind of thing that has left being जो आपको लगता है कि भाई ये जो है इतना clear नहीं हुआ, please do write to me and I will always get back to you on this. And of course, आपको मालूम है अभी तक आप स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, तो ये तो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे जो एक्स्ट्रा बाकी सारे इतने सारे कोर्सेज और अलग अलग वीडियोस एंड शॉर्ट्स एंड पोस्ट हमारे आते हैं, वो भी आप देखिए, वो भी आपकी नॉलेज में इजाफा ही करेंगे. ओके, बाकी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है फुल ऑन है, आपके चैप्टर्स पूरे कंप्लीटेड हैं, सो वी हैव नथिंग रियली टू वरी एंड बी देयर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ एज आई से द पैंडा इज सेइंग बाय बाय, टाटा, sayonara. Be good, be happy, and do well. दूसरा चैप्टर देखना कौन सा भेजा.